नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं मुमताज़ आलम जी। हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी उपचुनाव हाल ही में जिसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार बिहार के चुनावों पर ही हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनका अनुभव क्या कहता है। हम इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या अनुभव आपका बता रहा है उपचुनाव में? देखिए, बिहार विधानसभा के जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें लगभग जितने भी दल हैं बिहार के, लगभग उसमें शामिल है। 40 लोग तो सिर्फ प्रचार करने गए हैं, समझ लीजिए पहले बात को। अब इस विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है टेलर है। 25 का जो बिहार विधानसभा होगा उसका ये टेलर है। यही तय करेगा कि जो 2025 में है वो सरकार किसकी बनेगी। और इसमें तो प्रशांत किशोर जी की जनसुराज भी आ गई है पार्टी, तो ये भी एक नया फैक्ट साबित हो सकता है। अब ये तो पता चलेगा जब गिनती होगा तब। लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत जो अनुमान है, जिसके लिए थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, मेरा अनुमान यह कह रहा है कि वहाँ का जो खेल है वो पलटने वाला है। यानी बिहार के इतिहास में जो है यह एक और अध्याय लिखाने जा रहा है। बिहार के इतिहास में अध्याय यह होगा कि परिवारवाद से हटकर लोग जा सकते हैं। इन 4 विधानसभा के सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, परिवारवाद से हटकर लोग, क्योंकि अभी जी देखिएगा आप, दो जो बड़ा बड़ा गठबंधन है, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, इन दोनों का जो भी प्रत्याशी है, ये किसी की बहू है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, पूर्व एमएलसी का बेटा है या एमएलसी है। इस तरह का सब परिवारवाद वाला सिस्टम है। लेकिन जनसुराज जो आ गई है, और उसके बाद एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है बेलागंज और इमामगंज में। तो 2 विधानसभा की सीट पर तो एआईएमआईएम भी लड़ रही है, और 4 विधानसभा की सीट पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी लड़ रही है, जनसुराज पार्टी। बिहार में लोग विकल्प के तौर पर वर्तमान में जनसुराज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जनसुराज पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा यह मानना है कि ये जो विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव, इसमें बहुत बड़ा फैक्ट साबित हो सकता है। और इतना बड़ा हो सकता है कि चारों विधानसभा की सीट जनसुराज पार्टी के खाते में चला जाए, क्योंकि परिवारवाद से बिहार का लोग थक चुका है। इनका मास वोट क्या है? सही आप बता रहे हैं, जीत जाएंगे इसका मास वोट, क्योंकि सभी देखिए बिहार में सबसे बड़ा यहाँ वोट का मेन फैक्टर है जाति और सिंबल। तो जाति और सिंबल है, तो यहाँ प्रशांत किशोर जी का को अपना सिंबल ठीक है, लेकिन इनका जातीय जो है, इनका जो जातीय वोटर है वो तो बीजेपी वोटर है। तो फिर इनका वोटर कहाँ से लाएंगे ये वोटर? नहीं, जातीय बीजेपी वोटर नहीं है। कौन बोल दिया आपको कि बीजेपी का वोटर है? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी का मदद की, भाजपा का मदद की, यही ना बोलते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन यह क्यों नहीं बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने वो प्रशांत किशोर जी का देन था? अगर 2015 में नीतीश कुमार जी का साथ नहीं देते प्रशांत किशोर जी, और यह आइडिया नहीं देते कि तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर आप महागठबंधन बना लीजिए, तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते नहीं होते, सरकारें में नहीं होते वो, उन्हीं के सलाह पर। जी बिल्कुल। तो लोग सिर्फ यह बोलते हैं कि 2014 में जो प्रधानमंत्री जी बने हैं वह प्रशांत किशोर जी के सलाह मशवरे से बने हैं, उनका आइडिया काम आया। तो यह भी तो कहिए कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, वह प्रशांत किशोर जी का देन है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी, बाद में जब चुनाव हुआ यहाँ का वहाँ सब लोग बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन फिर प्रशांत किशोर जी ममता बनर्जी का साथ दिए, वहाँ भी ममता बनर्जी जीती। अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिए, अरविंद केजरीवाल जी सीएम है। भगवंत मान जी साथ दिए पंजाब में, वह भी सीएम है। तो ऐसा नहीं है, स्टालिन का साथ दिए, और भी आंध्रा में, तेलंगाना में, सब जगह पर जिन जिन का साथ दिए वह लोग भी तो मुख्यमंत्री बने। तो सिर्फ एक पाला नहीं पकड़िए। प्रशांत किशोर जी का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि जितना मैं जानता हूं, सोचता समझता हूं राजनीति को, उतना मुझे समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी जैसा कहते हैं कि मैं जो पहले कर रहा था वही आज भी कर रहा हूं। मैं पहले नेताओं का साथ देता था, दल पार्टी का साथ देता था, अब जनता का साथ दे रहा हूं। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है और ये आई है इंडिया अलायंस को डैमेज करने के लिए। क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता का कहना नहीं है, सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता का कहना है। और वो आरजेडी के कार्यकर्ता जिनको राजनीति की थोड़ी भी सूझबूझ नहीं है, जिनको राजनीति का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वह आरजेडी के कार्यकर्ता जो एल्चा बेल्चा है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है किसी भी पार्टी में, वह लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी बी टीम है। और वही लोग यह भी बोलते थे कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। लेकिन जब 5 गो विधायक उनके जीत
जीत गए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो फिर उनके 4 विधायक तोड़ने की क्या जरूरत थी आरजेडी को? एआईएमआईएम का कभी सुने हैं आपकी कोई नेता भाजपा में चला गया है? लेकिन आरजेडी का तो 50 ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है। यह एक भ्रम फैलाया जाता है कि बी टीम है, और लेकिन रियल मायने में मानिएगा तो लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो किसके समर्थन से बने थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। उत्तर प्रदेश में जब शादी होता है भगनी भतीजी का, तो लालू प्रसाद यादव जी चपट के गले पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई बी टीम नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ जब चुनाव लड़ने की बात आएगी, अपना हक की बात आएगी, कुछ लोग तो यह भी बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी बी टीम है, अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं खुद बोलता हूँ कि बी टीम है। तो इन सब के बारे में भी तो बोलना चाहिए ना। अभी देखिए झारखंड में जो आरजेडी पार्टी गई है चुनाव लड़ने, वो किसको जिताने और किसको हराने गई आप समझिए। आरजेडी जाकर झारखंड में क्या है? आरजेडी का कुछ भी नहीं है। आरजेडी का कुछ अस्तित्व है झारखंड में? कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ जानबूझकर गई है भाजपा को जिताने के लिए आरजेडी। वहाँ जानबूझकर गई है कि जो वोट काट लेगी, वोट काटवा की भूमिका में आरजेडी झारखंड चली गई। यहाँ घर में उनका ठिकाने नहीं है। तेजस्वी यादव जी 25 में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे उनका ठिकाने नहीं है। पूरा परिवार जो है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आता है। यह लोग एक कंपनी चला रहा है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आरजेडी के कार्यकर्ता हो, उनका काम है सिर्फ दूसरे को बी टीम साबित करना, जो अच्छा करना चाहता है बिहार के लिए। और इनके कंपनी का जो मेन लोग हैं, यह लोग अपना पदभार रखते हैं, मंत्री मंत्रालय रखते हैं, और वोट कटवा के भूमिका में दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं। यही हकीकत है इन लोगों का। इंडियन अलायंस जो है इसमें है कौन बताइए तो? ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ती हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग चुनाव लड़ते हैं, बाकी जितने दल है वो अलग चुनाव लड़ लेते हैं। तो इसमें है कहाँ कोई? ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने वाला बात है कि इंडियन अलायंस बचा हुआ है। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होना है जी। तो अभी 2 तरह का एक मुद्दा जो है अभी काफ़ी सोशल मीडिया पर आप सुने भी होंगे, देखने को मिलता है। 17 महीना बनाम जो है 17 वर्ष शायद है, इस तरह। हाँ, यानी जो लोग यह अफवाह फैलाते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल वाला, ठीक है। हम बात को तेजस्वी यादव जी सुनिए पहले। 17 महीना जिसका बात करते हैं यह भी आरजेडी के लोग ही कहते हैं, जिनको राजनीति का जरा भी समझ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे तेजस्वी यादव जी का। जो अपना राघवपुर विधानसभा जो है, जाकर पता करिए वहाँ ग्रामीण मंत्री का जो काम होता है वो कम से कम अपने विधानसभा में तो करनी चाहिए थी। वहाँ बाढ़ आ गया, तेजस्वी यादव जी दुबई घूम रहे हैं। ऐसा तो मंत्री हो गया था, बताइए। उनका कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी। वह स्वास्थ्य मंत्री, मेरे पास उनका कई फोटो है। मुजफ्फरपुर में आए थे जब, तो सीढ़ी चढ़ते समय बगल में एक स्ट्रेचर पर एक लेडीज लेटी हुई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं ब्लड निकल रहा था। उनको न देखकर इनका फोटो शूट चल रहा था। इस स्वास्थ्य मंत्री थे 17 महीना, तो कई गो हॉस्पिटल खुलवा दिए हैं, कई गो डॉक्टर के साथ बैठ के सलाह मशवरा कर दिए हैं, कई गो चिकित्सा का बहाली कर दिए हैं। इनसे पता करिएगा तो पता चलेगा कुछ नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री थे, और पता नहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम कुछ नहीं किए हैं। कौन बोला आपको शिक्षक जी? नहीं, युवाओं को रोजगार मिला? नहीं, वो कैसे? हमको एक बात बताइए, घर का मालिक रहेगा जो, तो घर का मालिक अगर कोई है तो मालिक घर का है तो उन मालिक हुआ कि कोई एलचा बेलचा चमचा मालिक हो जाता है? बताइए। नीतीश कुमार कह रहा था कि तेजस्वी अपने बाप के घर से नौकरी देंगे। सुनिए, सही बात है, सुनिए पहले बताते हैं। कोई भी चीज जब होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं होता ना, तो लोग अफवाह फैलाते हैं। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कहीं पद है? आपको पता है? नहीं है। संवैधानिक रूप से कहीं पद नहीं है। वो सिर्फ एक जैसे कि उप मुख्यमंत्री का पद कहीं भी नहीं है। वो संवैधानिक रूप से तो है नहीं। ऐसे दे दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी को अगर कोई काम वाम हो तो उनके जगह पर ये आदमी काम कर सकता है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि उप मुख्यमंत्री विकास कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास कुछ नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री बनकर सिर्फ सैलरी लेने के लिए, भौकाल करने के लिए तेजस्वी यादव जी बने थे। शिक्षा विभाग उनके अंदर में था, 40-50 हजार करोड़ का बजट रहता है। कोई गो स्कूल खुलवा दिए हैं 17 महीना में। स्वास्थ्य मंत्री थे, कोई गो हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री थे, कोई गो गांव का विकास करवा दिए। क्या कर दिया बीजेपी? हम कहां कह रहे हैं कि बीजेपी विकास किया है? हम तो ये भी नहीं कर रहे हैं। नजर में कौन ठीक है? हमारे नजर में बात ठीक नहीं। देखिए, जो सही है वह सही है, आप भी जानते हैं। नजर में कौन सही? हम बताते हैं। देखिए, सही का बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो जमीन पर हुआ उसका बात करेंगे। आज आप गांव में जाइएगा तो रोड और लाइट की व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं है? बताइए। 90% आप कह सकते हैं कि ठीक हुआ है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले साला किसी भी गांव में जाइए तो गड्ढा रहता था, कहीं भी
भी जाने के लिए 1 घंटा का रास्ता 4 घंटा में तय करते थे। वो नीतीश कुमार जी का देन है। रोड आपके बिहार में बना है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2005 के बाद से शिक्षा में जो बहाली है, शिक्षा मित्र वाला बहाली, लगभग किसी भी गांव में आप जाइएगा 10 गो 12 गो 8 गो जो नौकरी मिला हुआ है वो नीतीश कुमार जी का देन है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का देन नहीं है। बिजली आज 24 घंटे में 19 घंटा 18 घंटा रहता है। यह बात और है कि ये स्मार्ट मीटर गलत तरीके से पैसा काट ले रहा है, इसके मैं विरोध हूं, लेकिन बिजली पहुंच रहा है, इस बात को आप मान लीजिए। लालटेन के जमाना में सिर्फ तेले जो रहता था, तेल राशन किरासन लेके आइए ब्लैक में और लालटेन जलाते रहिए। तो यह भी तो तेजस्वी यादव जी और आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए था कि भैया उनके जो राज में था, आरजेडी का जो माता पिता जो मुख्यमंत्री रहे, तब विकास काहे नहीं हुआ। और आज आप कहते हैं कि 17 महीना में आप तीर मार दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ यह बात आरजेडी के नेताओं को लगता है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को लगता है, जिनको राजनीति का कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ जाति के नाम पर झंडा ढोए जा रहे हैं और मुसलमानों को जो है, मुस्लिम समाज से आते हैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और हमको लगता है कि 95% मुस्लिम जो है आपको आरजेडी को वोट करती है, तो ये 95% मुस्लिम जो है वो तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ना। हो जाए खिलाफ। देखिए सुनिए, आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं। गुलामी करने से बेहतर है अपने हक के लिए लड़ा जाए। बिहार के मुसलमानों का पार्टी आरजेडी है। तो हम बता रहे हैं मुसलमानों के पास आज राजनीतिक रूप से क्या बचा हुआ है बताइए। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के मुंह पर थूक दिए। समझिए, 2 गो लोकसभा का टिकट देकर मुसलमानों के मुंह पर थूक दिए। है जितना कारी शोएब है, इसराइल मंसूर है, फलाना फलाना कारी सिद्दीकी कौन कौन है, इन लोगों के मुंह में जुबान था, बोले हैं ये लोग। और कौन फातमी साहब है, कौन अहमद साहब है, कौन बड़का बड़का अपने आप को नेता बनता है आरजेडी का, ये लोग के मुंह से जुबान से आवाज निकला। ये लोग तो पोछा मारने का काम करता है आरजेडी और उनके घर में और ऑफिस में जाकर। बीच में हमको लगता है कुछ माह तक जो है शहाबुद्दीन साहब जो सांसद रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी नाराजगी दिखाई। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा कि फिर जो है वो आरजेडी की सदस्यता लिए हैं वो लोग। क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको अपने ही घर से पहले निकाल दिया जाए, भगा दिया जाए, फिर कहा जाए कि आप अपने घर में आके भाड़े में रहिए, उनका फैसला क्या सही फैसला या गलत फैसला है? ओसामा साहब और हिना साहब जो गई है ना आरजेडी में, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब समझ लीजिए, ओसामा साहब का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तेजस्वी यादव जी को एगो बलि का बकरा मिल गया। वो मुस्लिम समाज उनके साथ कहाँ था? तो किसके साथ था? आरजेडी के साथ था जी नहीं, सुनिए, पूरा आरजेडी के साथ कोई नहीं है। आरजेडी के साथ बिहार का मुसलमान 80% 70% है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ आरजेडी के साथ मुसलमाने हैं और कौनो नहीं है। और सब अपना अपना दल भाग चुका है। सोहनी जी अपने में चले गए, कुशवाहा जी अपना पार्टी बना लिए, यादव जी का अपना पार्टी हो गया, फलाना जी का अपना पार्टी हो गया। लेकिन बिहार का मुसलमान बस मूर्ख बनकर आरजेडी का झंडा ढोए जा रहा है। उस आरजेडी का जो आरजेडी शहाबुद्दीन साहब ने बनाया आरजेडी को, आरजेडी ने शहाबुद्दीन साहब को नहीं बनाया था। शहाबुद्दीन साहब के दम पर आरजेडी बना, फला फूला, और फातमी साहब के दम पर। लेकिन आरजेडी का जब शहाबुद्दीन साहब का डेथ हो गया तो तेजस्वी यादव मीसा भारती जी पिकनिक मना रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में किडनी का इलाज करा रहे थे। इनको कुछ पता नहीं चला। हप तो यही शरद यादव जी का जब देहांत हो गया तब 12 बजे रात को लालू यादव जी ट्वीट करते हैं, क्योंकि वो यादव समाज से आते थे और शहाबुद्दीन साहब को भूल गए। तो वैसे पार्टी में, वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर उनके परिवार के लोग वापस से जुड़ रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और ओसामा साहब और ये हिना मैडम का नहीं हो पाएगा। भला आप देख लीजिएगा, ओसामा साहब भी जल्द पार्टी छोड़ के भागेंगे और हिना साहब भी, क्योंकि यह फैसला गलत था। मैं खुद समर्थक हूं उनका, लेकिन आरजेडी में जाने के बाद मैं कोई समर्थन नहीं करता हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको बातों से लग रहा है कि आप बीजेपी से कहीं ना कहीं आप काफी प्रभावित हो। अपना अगर हक के लिए लड़िएगा ना तो लोग इसी तरह से कहते हैं कि फलाना का बी टीम, चिलाना का बी टीम। लेकिन जब गुलामी करने लगिएगा आरजेडी का, कहिएगा कि भाई जय तेजस्वी तय तेजस्वी, ये करने लगिएगा तो कहेगा भाई हाँ ये ठीक है। आरजेडी का लोग, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज नहीं चाहिए टिकट आरजेडी का। भाई सुनिए, आरजेडी का टिकट हमको किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। विधानसभा चुनाव अभी आ रहा है, हम इस पर हम बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपका, क्या पहल होगा? मेरा देखिए, हम 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव पिपरा विधानसभा से लड़े थे, 2025 में भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर किस पार्टी से लड़ेंगे आप? हम निर्दलीय लड़े थे और आगे भी प्रयास तो ऐसा ही है कि निर्दलीय। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि हम किसी का गुलामी करने वाला पार्टी में तो जा नहीं सकते हैं, जी हजूरी नहीं करते हैं। आरजेडी का टिकट देने को तैयार हो? हमको आरजेडी का टिकट, हमको चाहिए ही नहीं आरजेडी का टिकट। और जो लोग भी आरजेडी के साथ जाएगा, हम उसके साथ नहीं है, चाहे वो कितना बड़का काहे नहीं आदमी हो। हमको आरजेडी के नेताओं से, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आज जो बिहार का मुसलमानों का जो हाल है राजनीतिक रूप से, वह आरजेडी की वजह से है। आपके नज़र में बिहार का भविष्य कौन है?
आपके नज़र में? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, अभी फिलहाल कोई नहीं है। अब आने वाला चुनाव में देखा जाएगा। नए विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण साहब की पार्टी भी लड़ेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी लड़ती रहती है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा 2025 में कि किसके साथ कौन जाता है और किसका भविष्य कौन तय कर पाता है। आपको क्या लग रहा है कि अगर जैसे बीजेपी RJD के तो आपने सारे ये कर दी कि नहीं मैं तो ये दोनों से नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आपको प्रमोट करता है जन सुराज या बहुजन समाज पार्टी या चंद्रशेखर जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी, इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। हम जन सुराज में विचार कर सकते हैं, आजाद समाज पार्टी से विचार कर सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और AIMIM भी, इससे हम भी कर सकते हैं विचार। इससे चुनाव लड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। लेकिन अगर RJD हो, RJD से कतई नहीं। वो ऐसे तो खैर ये लोग पैसा लेकर, बड़का बड़का लोग है तो रुपया पैसा लेकर टिकट देता होगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए भाई टिकट। हमको फ्री में भी देगा, ऐसे भी देगा तो भी हमको RJD तो खैर खिलाफ है हम RJD से। RJD से मेरा कोई लेना देना नहीं और ना ही हम RJD को कतई पसंद करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, और हम मानते हैं इस बात को कि आज मुसलमानों का जो हालत है RJD के वजह से है बिहार के अंदर में। आज राजनीतिक रूप से मुसलमानों का कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है, सिर्फ दौरी बिछा रहा है, झंडा ढो रहा है, और यह देन सिर्फ और सिर्फ RJD का है, क्योंकि मुसलमानों ने RJD को वोट दिया है, किसी को नहीं दिया, और जिसका नतीजा है कि RJD ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया है, मुसलमानों को नहीं बढ़ाया है। अच्छा, अभी पिपरा विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं और पिपरा विधानसभा से हमको लगता है कि श्यामबाबू यादव जी विधायक रहे हैं और हैं भी, और आपके पिपरा विधानसभा में एक पड़ता है इब्राहिमपुर, जो घाट कहीं ना कहीं सदियों से मुतक्का बना हुआ है नेताओं का। क्या लग रहा है आपको? ये लोग जब तक रहेगा ना तब तक तो नहीं बनेगा, ये क्लियर है। हम बताते हैं क्या है, जितना भी दल है बिहार के अंदर में, कम्युनिस्ट का विधायक रहा यहाँ से, इब्राहिमपुर पर आवाज़ उठाया, पुल नहीं बना, खत्म कहानी। RJD का विधायक रहा, वो भी नहीं। कांग्रेस का विधायक रहा, वो भी नहीं। भाजपा का भी विधायक 2 बार से, ये भी नहीं बनवा पाया। तो आप किससे उम्मीद करते हैं? फिर अभी RJD का लोग आएगा, कहेगा कि हम बनवा देंगे, तो तुम्हारा जो इससे पहले विधायक था वो काहे नहीं बनवाया? कम्युनिस्ट का लोग आएगा, कहेगा कि हमको वोट दे दीजिए, हम जी तो बनवा देंगे, जैसे कि इससे पहले हुआ था। ये लोग बोल रहे थे, लेकिन कोई जानकार नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है जनता। उनसे पूछना चाहिए था कि जब आपका यहां पर विधायक था तो इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण काहे नहीं हुआ? 6 बार से सांसद है भाजपा के, 200 बार बोल चुके हैं, 2-4 जिला का सांसद लोकसभा में आवाज उठा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं बनता इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो रीजन यही है कि जब तक यह लोग रहेगा ना, चाहे भाजपा का लोग है चाहे RJD का लोग, ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह लोग कतई नहीं चाहते कि इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण हो। इसलिए नहीं हो क्योंकि इन लोगों को अवैध रूप से कमीशन जाता है। उस आपको हमको नहीं समझ में आएगा, अंदर से पता चलेगा तो अवैध रूप से इन लोग कमीशन जाता है। इस वजह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पुल का निर्माण हो। और अगर जनता हमको चुनती है तो मेरा तो पहला प्रायोरिटी रहेगा कि इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण होगा, और चकिया चौक पर जो हमारा चकिया चौक है, इस पर जो जाम का समस्या है, यह 2 काम सबसे पहला रहेगा मेरा। इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण और चकिया चौक पर जाम की समस्या से निजात, वह भी 3 महीने के अंदर अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।